IIB स्टूडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा ताहिर। आज हम मौजूद हैं वन केयर क्लिनिक और वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर कुछ नए मौजू और कुछ नए मेहमानों के साथ। आज का हमारा मौजू है कि हेपेटाइटिस क्या है, ये एक्चुअल में क्या बीमारी है, इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर फ़रा अहमद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। डॉक्टर साहिबा गुज़िश्ता काफ़ी अरसों से मेडिकल की फ़ील्ड के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और अभी हाल में डॉक्टर साहिबा वन केयर क्लिनिक और वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हैं। आज के हमारे पैनल के अंदर मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। इफ्तिखार भाई एज अ लैब मैनेजर वन केयर क्लिनिक और वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैम, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि बेसिकली हेपेटाइटिस का क्या मतलब है। इसको कुछ लोग काला यरकान भी कहते हैं, तो हमारे ऑडियंस को काइंडली ये बताएं कि एक्चुअल में ये बीमारी है क्या। हेपेटाइटिस इज इन वेरी सिंपल वर्ड्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिगर की सोजिश, उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है। अब हेपेटाइटिस जो है ये वर्ल्ड वाइड ऐसी डिजीज़ फैल रही है जैसे 2.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड बाय दिस हेपेटाइटिस। जैसे कि आपने कहा कि पीला यरकान या काला यरकान, तो जो पीला यरकान है बेसिकली ये एक साइन और सिम्टम के तौर पे लिया जाता है। ठीक है। पीला यरकान जॉन्डिस, पीलिया इसको कहा जाता है। राइट। काला यरकान में हेपेटाइटिस बी, सी ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि है बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है। ठीक है। अब हेपेटाइटिस की आगे जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स में हम लोग बेसिकली इसको अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो वो है, एक होता है वायरल हेपेटाइटिस और एक है नॉन इन्फेक्शियस नॉन वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन टाइप्स हम लोग सब जानते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये 5 टाइप्स। ठीक है। जो नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन वायरल है, उसमें आ जाती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से अगर हो गया। सेकेंडली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ द मेडिसिन, टॉक्सिन, ड्रग्स, उनकी वजह से अगर हो तो वो नॉन इन्फेक्शियस है। मैम, ये जो बेसिक डिफरेंस है काला यरकान और पीला यरकान में, ये क्या फ़र्क है? वो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि काला यरकान में हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि वायरल हेपेटाइटिस को असल में कहा जाता है। पीला यरकान इज़ लाइक ये कोई यरकान की टाइप नहीं है, ये एक साइन सिम्टम के तौर पे लिया जाता है पूरे जिस्म का। जैसे कि ये यरकान के एक साइन एंड सिम्टम में आता है कि जिससे हम कहते हैं जॉन्डिस, उसे कहते हैं पीलिया, पूरा जिस्म पीला पड़ जाना, वो अगर हम कहा जाए तो वो पीला यरकान के तौर पर आता है, लेकिन वो ऐसे उसकी टाइप नहीं है। ठीक है। अच्छा मैम, ये तो हो गया कि बेसिकली आपने डिफाइन किया कि काला यरकान या पीला यरकान, या बेसिकली यरकान कहते किस बीमारी को है। इसकी इलामात क्या हैं? एक खुदा न खास्ता किसी फ़र्द को अगर लाहक होगी है ये मुसीबत, तो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे एक बंदा पहचान सकता है कि इसमें हम इफ्तिखार साहब से भी ज़रा गुजारिश करेंगे कि इस हवाले से हमें बताएं कि जब एक बंदा आपके पास टेस्ट करवाने आता है तो कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिनसे आप ये पहचान पाते हैं कि इस शख्स को जो है वो कोई भी काला यरकान या पीला यरकान है? देखिए, इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि उसको तशख़ीस के जो मराहल हैं उसमें से गुज़रना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले ये है कि वो उसको ये डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि ये टेस्ट करवाएं आप। ठीक है। तो मैम, मेरा ये सवाल था बेसिकली कि कुछ ऐसी अलामात नहीं है कि एक फ़र्द खुद से ही थोड़ा सा डायग्नोज कर ले? मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस आर कि आपको एकदम से फटीग होना शुरू हो जाती है, जिस्म का थकन महसूस होना। अच्छा। ठीक है। भूख का ना लगना, वेट लॉस हो जाना, पेट में दर्द होना, बार बार उल्टियाँ आना, पीलिया होना, जैसे कि कहा कि पीला यरकान, ये पीलिया होना, जॉन्डिस होना, आँखों का जर्द हो जाना, पीला हो जाना, साथ में ये है पेल स्टूल्स, डार्क यूरिन। ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं? आपका तो उठना बैठना जो है, ओढ़ना बिछोना, मेडिकल लैब्स हैं, मेडिकल लैब रही हैं और इन द फ्यूचर में भी यही रहेगा काम आपका। तो हमें ज़रा ये बताएं कि जिस तरह मैम ने हमें बताया कि ये सिम्टम्स अगर हों तो एक फ़र्द खुद से डायग्नोज कर सकता है, तो क्या खुद से डायग्नोज कर लेना ही काफ़ी है या उस फ़र्द को आपके पास भी आना पड़ेगा और लैब टेस्ट करवाने पड़ेंगे? जी देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि एक पेशेंट को जब ये फीलिंग आती है या जब उसको कोई बताता है कि आपको हेपेटाइटिस है, राइट, इसमें अब यरकान जो है वो एक उसकी अलामत है। ठीक है। अब ये भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है
कि क्या ये सिर्फ यरकान है, यानी कि वो वायरल नहीं है, या वो वायरल हेपेटाइटिस है। इसके लिए उसको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। टेस्ट अगर नहीं करवाएगा तो वो अनडायग्नोज रहेगा, अनडायग्नोज रहेगा तो उसकी ट्रीटमेंट जो है उस तरीके से नहीं हो सकेगी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो इस तशखीस के क्या समझते हैं आप, कितने स्टेप्स, आप अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि एक फ़र्द है, उसको वो अपने जो है वो तशखीस करवाना चाह रहा है, तो उसको किन मराहल से गुजरना पड़ता है? देखें, क्लिनिकल प्रोसेस जो है ना, उसका सबको समझ लेना चाहिए अवामुन्नास के लिए, चूँकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तशखीस में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, उनसे अपनी जो हालत है वो बयान करें, अपने सिम्टम्स और साइंस और जो भी उनको चीज़ें महसूस हो रही हैं तबीयत में ख़राबी के हवाले से, उसकी बुनियाद पे डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं कि आपको मुमकिन तौर पे ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब उस चीज़ को का फ़ैसला जो है वो टेस्टों की बुनियाद पे होना है। ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो ये अब डॉक्टर की जो एक्सपर्टीज़ हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं अपने जो है ना उस तशख़ीस के अमल को, कि अपने तशख़ीस के अमल को वो कितना ज़्यादा जो है वो पिन पॉइंट करते हैं, और वो कहते हैं ठीक है जी, आपको ऐसा लग रहा है जैसे हेपेटाइटिस बी या सी है तो हेपेटाइटिस बी या सी का टेस्ट करवा लें। या इन सम केसेस जो है ना वो दे के वो ये कहेगा कि नहीं, आप ना सिर्फ हेपेटाइटिस ए और ई का टेस्ट करवा लें। ठीक है। इफ्तिखार साहब, तो हमें ये काइंडली ये बताइएगा कि अगर कोई किसी शख्स को हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तो क्या इन तमाम के टेस्ट जो हैं, कोई जेनेरिक टेस्ट भी है कि एक टेस्ट करवाया और तमाम को तमाम चीज़ें मालूम हो गई, या फिर इनके कोई डिफरेंट टेस्ट हैं? ये देखिए, टेस्ट डिफरेंट है इसमें। राइट। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो उनको करवानी पड़ती है स्क्रीनिंग। ठीक है, ठीक है। पहले ये देखना है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है। जब ये पता चल जाता है इन्फेक्शन है या नहीं है, फिर उसकी स्टेजिंग होती है। जैसे हेपेटाइटिस बी के केस में है, हेपेटाइटिस ई और ए के केस में है कि ये अभी एक्यूट फेज़ में है ये हेपेटाइटिस, या क्रॉनिक फेज़ में है। ठीक है। उसके बाद फिर उसका अगर उसने प्रीवियसली कोई जैसे हेपेटाइटिस बी के केस में वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन लगवाई हुई है, तो उसका भी पता चलाना ज़रूरी है। ठीक है। असल में इफ्तिखार साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख कर दे दिया मरीज़ को, और मरीज़ है मुझ जैसा चिट्टा अनपढ़, ठीक है, तो उसको तो नहीं समझ आएगा ना, वो तो सिंपली आपके पास आएगा और कहेगा सर ये मुझे टेस्ट करवाने हैं, उसको नहीं पता ये कौन सा टेस्ट है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस फोरम के थ्रू, इस फोरम के ज़रिए से इतना बेसिक नॉलेज अपने ऑडियंस को दे दे कि ताकि उसको पता हो कि अगर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ए है तो कौन सा टेस्ट है, उसका नाम क्या है। एटलीस्ट पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप करने में बताएं कि उन टेस्ट को ये नाम दिए गए हैं, और ताकि उसको आइडिया होना चाहिए। जी जी। इसमें हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। राइट। ठीक है। वो इलाजा मेथड से हो रहा होता है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। इस तरह हेपेटाइटिस सी का हेपेटाइटिस सी सरफेस, हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी है। ठीक है। ठीक है। और हेपेटाइटिस ए वायरस का आईजीएम हो रहा होता है यूजुअली। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो इसमें जो आईजीएम है वो एक्यूट इन्फेक्शन में एक्सप्रेस होती है। ठीक है। ठीक है। ये टेस्ट है, ये बेसिक टेस्ट है। ये बेसिक टेस्ट है। इनके अलावा भी कोई टेस्ट? इनके अलावा ये है कि सपोर्टिव जो उसकी डायग्नोसिस के लिए कि पेशेंट के लीवर की क्या सिचुएशन है, उसको देखने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं। यूरिनारी करवाया जाता है कि यूरिन डार्क, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि यूरिन डार्क हो जाता है, कि उसकी डार्कनेस की इंटेंसिटी है, उसमें कितनी बिलिरुबिन आ रही है। बिलिरुबिन टेस्ट है, यूरिन बिलिरुबिन है, वो यूरिनारी में हो जाता है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मैम इसमें को आप फर्दर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हम लोग करवाते हैं, लिवर बायोप्सी की अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो, लेकिन वो फर्दर वो है कि मतलब कि कितनी ज़्यादा किस स्टेज पे है। बिल्कुल बिल्कुल उसके हिसाब से चलता है सारा। ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों अफराद जो हैं वन केयर क्लिनिक के नुमाइंदा, वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के नुमाइंदा हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो वन केयर क्लिनिक या वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर मौजूद हैं कि बंदा एक आए, वो डॉक्टर उसको चेकअप भी कर ले, ठीक है, और साथ में जो है वो आपके डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर क्या ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं कि वो तमाम टेस्ट करवाए जा सकते हैं? जी, जैसे कि मतलब कि जैसा कि आपका वन केयर का जितना मैं मतलब समझ पाया हूँ उसका ये है कि एक छत तले तमाम के तमाम सहूलियात आपको मुयस्सर हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने एक इस तरह का जिक्र किया था कि क्लिनिकल प्रोसेस,
वो पूरा प्रोसेस एंड टू एंड जो है ना वो वन केयर फैसिलिटेट करता है। ठीक है, पेशेंट आता है, डॉक्टर उसकी जो है ना चेकअप होता है, उसकी जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स की बेसिस पे तशखीस होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, फिर अल्ट्रासाउंड है, ये जो भी सपोर्टिव उसके डायग्नोस्टिक चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, टूल्स यूज़ करने होते हैं डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, वो होते हैं। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की ऑप्शंस उसको एडवाइस की जाती हैं। फिर ये कि वन केयर फार्मेसी भी मौजूद है, तो जो प्रॉपर मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये पूरा चूँकि एक आपकी बात बिल्कुल मतलब ठीक है, अंडर वन रूफ अवेलेबल है सारा कुछ, ठीक है। तो वो बिल्कुल जो है ना मुस्तकिल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं वो भी एक प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन करके बैरुल अक़वामी मयार पे टेस्ट किए जा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि हेपेटाइटिस जो है बेसिकली ये इसकी वजह क्या बनती है? कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि एक फ़र्द को हेपेटाइटिस हो जाता है? और मेरा साथ में ये भी सवाल है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आपने बात कर ली, लेकिन मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि ऑल ओवर द पाकिस्तान कितने लोग इस डिज़ीज़ से अफेक्टेड हैं और कौन सी ऐसी वजूहात या कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर ये हेपेटाइटिस की मुज़ी मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है? All over the Pakistan, almost 12 million people are affected by this hepatitis. Basically, hepatitis 12 B and C. million? Yes, बिल्कुल। ये तो बहुत ह्यूज नंबर Yes, है, huge ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो ये 5 to 6% ऑफ द पॉपुलेशन बन जाता है। बिल्कुल, और वो भी हेपेटाइटिस बी और सी जो कि क्रॉनिक और सिवियर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है, उससे अफेक्टेड है हमारे मुल्क में लोग। तो बेसिक जो वजूहात में से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस की टाइप्स A, B, C, D, E। तो हेपेटाइटिस A और E जो हैं वो फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, जो कि गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, स्ट्रीट फूड्स खाने से, बैड हाइजीन से जो है वो फैलता है। वाटर एक तो लेवल हमारा काफ़ी डाउन होता जा रहा है, दूसरा ये कि जो वाटर अवेलेबल है वो फ्रेश नहीं है और वो कंटेमिनेटेड है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत इश्यूज है पाकिस्तान। तो ये दोनों जो हैं ये इस तरह फैलते हैं। बाकी हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं वो क्रॉनिक फॉर्म ऑफ इन्फेक्शंस हैं और ये जो है ये ब्लड बॉर्न बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जो है वो फैलता है। तो इसको अवॉइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका फॉर द बी एंड सी इज़ दैट नॉट टू शेयर द रेजर्स, नॉट टू शेयर द ब्लेड्स, नॉट शेयरिंग ऑफ द टूथब्रशेस और स्प्लिट जो ब्लड गिरा हुआ होता है कहीं पे उसको टच ना करना। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बाकी हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए तो आपको अपनी गुड हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा और साफ़ पानी, साफ़ खाना वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम लोग टूर्स पे कहीं विलेजेस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे रॉ फ्रूट्स खाने नहीं चाहिए, पानी वहाँ का नहीं पीना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों में, तो इससे हम बचा जा सकता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमारी बातों का लुब-ए-लबाब ये है कि हमें अपनी फूड जो है वो हेल्दी रखनी चाहिए, हमें पानी जो है वो फ्रेश पीना चाहिए या वो कंटेमिनेटेड ना हो। और साथ में इम्पोर्टेंट मोस्ट थिंग इज़ गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है फॉर द हेपेटाइटिस ए, फॉर द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, मतलब जिस फर्द को ये डिजीज़ है भी नहीं या उसको शक व शुबा भी नहीं है कि लेकिन उसको भी ये करवा लेनी चाहिए। वैक्सीन आपको ज़रूर लगवानी चाहिए, उससे भी काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो अलामात आपने बताई डॉक्टर साहब आपने, क्या उन अलामात अगर किसी फ़र्द में नहीं भी पाई जाती तो क्या उसको भी चाहिए कि वो वैसे ही अपना चेकअप करवा ले? देखें, इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का एक्सपोजर हो जाता है और इंसान को पता नहीं चलता। ठीक है, एक्सपोजर होता है, कोई कट लग गया किसी चीज़ से, ठीक है, आप कहीं गए हुए हैं या आप मतलब यूजुअली जो मेल्स हैं, इवन फीमेल्स भी कई दफ़ा जो है वो अपनी जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो है जैसे हेयर ड्रेसर के पास मेल्स जाते हैं, फीमेल कॉलर्स वगैरह में जाती हैं, तो वहाँ पे जो रेज़र या कोई कटिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ हुआ है, ठीक है, उससे लग सकता है ये। तो ये मेरा ये ख्याल है कि इंसान को थोड़े थोड़े अरसे बाद जो है कम से कम 6 महीने साल बाद अपना हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए देखें एक नॉर्मल बंदा है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला उसको नहीं होता, तो ऑल ऑफ अ सडन उसको किसी वजह से टेस्ट एडवाइस होते हैं या वो ब्लड डोनेट करने जाता है या वो किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए किसी मतलब प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उसको ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि मुझे हेपेटाइटिस हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि सिम्टम्स आएँ, उससे पहले भी आप आप जो है ना अपने प्रिकॉशन के तौर पे आप थोड़े थोड़े अरसे बाद ये करवा सकते हैं। जी, तो नाजरीन आज हमने अपने माहिरीन से बात की कि हेपेटाइटिस एक्चुअल में है क्या, इसकी क्या ट्रीटमेंट है
और इसको कैसे इसकी तशख़ीस की जा सकती है। मिलेंगे एक नए मौजू और कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।